प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन गया है जहां पर हर व्यक्ति की निगाहें भी हैं और हर व्यक्ति इस समस्या का समाधान भी चाहता है। किसान भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, सरकार भी समाधान चाहती है, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा है। दर्शकों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे होती हैं और जिसके संदर्भ में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में हमें विचार भी करना चाहिए। आज यदि हम किसानों की बात करें तो 130 करोड़ की जनता के अंदर शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनसे सहानुभूति ना रखता हो, लेकिन फिर भी आजादी के बाद से किसान हमेशा से परेशान रहा है। मात्र चंद हजार रुपए के ब्याज माफी के लिए, ऋण माफी के लिए वो सरकारों के दरवाजे पर आता है। कभी बाढ़ की मार सहन करता है, कभी सूखे की सहन करता है, कभी यूरिया के लिए लाइनों में लगता है, कभी खराब बीज के कारण फसल खराब हो जाती है, कभी फसल अच्छी हो जाए तो दाम नीचे गिर जाते हैं और कभी दाम ऊपर हो तो फसल बेचने के लिए नहीं होती है। यानी ऐसी तमाम समस्याएं हमारा किसान हर वक्त महसूस करता है और 70 सालों से वो इन्हीं समस्याओं से जूझ भी रहा है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं होना चाहिए? दर्शकों, समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन समाधान पर कोई बात करना नहीं चाहता। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर अपने 12 साल से ज्यादा समय के अनुभव को आज आप लोगों के साथ साझा जरूर करूंगा। और ये किसानों का मुद्दा मेरे दिमाग में आज से नहीं है, लगभग 12-13 सालों से ये है और मैंने बहुत बार ये सोचा है आखिर इन किसानों का भला हो कैसे सकता है। दर्शकों, सबसे पहले हम वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं। सरकार किसानों के समर्थन में एक बिल लेकर आई है कि वो किसानों का भला करना चाहती है। किसान है जो कहते हैं कि ये बिल उनके लिए खराब है, इससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज पर हम बात करते हैं, क्या वास्तव में आज हिंदुस्तान का किसान संपन्न है, सुखी है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है? अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और लगता है कि किसानों के लिए कोई सुधार की गुंजाइश ही अब नहीं है, तो फिर ये किसान आंदोलन सही है और सरकार गलत है। क्योंकि आप हम सब लोग ये जानते हैं कि किसानों की दुर्दशा किस तरह से है और उन्हें सुधार की आवश्यकता भी है। इस बात पर सब लोग सहमत भी हैं, किसान भी सहमत हैं, सरकार भी ये मानती है और हिंदुस्तान का हर इंसान भी ये मानेगा कि हाँ, वास्तव में किसानों की हालत सुधारने की आवश्यकता है। अब ऐसे में सरकार ने एक प्रस्ताव दिया जो किसानों को मान्य नहीं है। चलिए, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि वो प्रस्ताव ठीक नहीं है, तो अब समाधान क्या होना चाहिए? क्या फिर किसानों को अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं देना चाहिए जिसमें वो अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए खुद कुछ ऐसे उपाय सरकार को सुझाएं जो सरकार माने? आज इतने बड़े आंदोलन में यदि वो पूरे देश में आह्वान करें बुद्धिजीवियों का, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का, कृषि विशेषज्ञों का, आर्थिक सलाहकारों का, मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का, या ऐसे तमाम लोग जो किसान की समस्या से संबंध रखते हैं या किसानों को एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं, ऐसे लोगों का यदि वो आह्वान करें, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर वो लोग उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे? और उनके साथ मिलकर के यदि किसान कोई प्रस्ताव बनाए कि ये तरीका है जिससे हमारी दशा सुधर सकती है, तो क्या वो सरकार को मान्य नहीं होगा? अगर सरकार का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं, तो किसान अपनी तरफ से प्रस्ताव क्यों नहीं सरकार को देते हैं कि हमारी समस्या का समाधान ये है और आप ये इंप्लीमेंट हमारे लिए करिए, तभी तो बात बनेगी। सुधार तो हम सब चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। दर्शकों, एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं आज आपको किसानों की हालत के बारे में बताता हूं। एक युद्ध के अंदर एक सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़ा और एक तीर उसे लगा, जो तीर उसके सीने से आर पार निकल गया।
लेकिन फिर भी सैनिक ने हिम्मत नहीं हारी, वो मरा नहीं, मैदान में डटा रहा। युद्ध समाप्त हुआ, सैनिक घायल अवस्था में वहीं रण क्षेत्र में पड़ा है। आसपास के लोग आकर के इसको देखते हैं और कहते हैं कितना बहादुर सैनिक है ये, कितनी बहादुरी से लड़ा है। और आज इस हालात में भी जब तीर इसके सीने के आर पार है तो भी ये शांत यहां पर पड़ा हुआ है और कुछ नहीं मांग रहा है। ऐसे हालात के अंदर न जाने कितने लोग वहां पर उसकी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उसको उस तकलीफ से बाहर निकालने का रास्ता नहीं दे रहा। ऐसे में कुछ लोग हिम्मत करते हैं और उसके पास जाकर उसका तीर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तीर को हाथ लगाया जाता है उस सैनिक दर्द से कराह उठता है। और उस सैनिक का दर्द देख करके आसपास के जो लोग थे वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, मारोगे क्या इसको? दिखता नहीं है ये कितना पीड़ित है, परेशान है, दर्द से तड़प रहा है और आप ऐसे में उसका दर्द और बढ़ा रहे हैं। लोगों की बात सुनकर वो लोग जो आगे आए थे उसका तीर निकालने की कोशिश कर रहे थे वो फिर वापस हो जाते हैं। कुछ समय निकलता है, फिर कुछ लोग हिम्मत करते हैं, आते हैं, तीर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वही होता है, फिर लोग पीछे हट जाते हैं। और आज वर्तमान में भी यही स्थिति है। फिर तीर निकालने की कोशिश की जा रही है, सैनिक दर्द से तड़प रहा है, लेकिन फिर कुछ लोग उसके लिए कहते हैं कि क्या कर रहे हो, मारोगे कैसे? दर्शकों, यही परिस्थिति आज के किसान की है। इतने सालों से पीड़ित है, परेशान है, उसकी समस्या है और किसान चुपचाप उन सब परिस्थितियों को झेलता आ रहा है, लेकिन कोई भी उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता है। और जब भी कोई कोशिश की जाती है तो यही माहौल होता है, सरकारों को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ता है, क्योंकि किसानों पर राजनीति हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि हल्की राजनीति, सस्ती लोकप्रियता हर कोई बटोरना चाहता है और यही कारण है कि किसानों का आज तक कोई भला नहीं कर पाया। अब ये तो बात हो गई उसकी वर्तमान स्थिति की, किसान आज किस स्थिति में है। छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज है, 10,000 रुपए का कर्ज माफ करने के लिए सरकार के ऊपर आश्रित है, बीज समय पर नहीं है, सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ये तमाम तरह की समस्याएं किसान आज भी फेस करता आ रहा है। लेकिन क्या ये स्थिति सिर्फ हिंदुस्तान में है? मैं आपको अपने 12 साल के अनुभव के आधार पर आज आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूं। सन 2008 की बात है, मैं थाईलैंड गया था, अपने बिजनेस के सिलसिले में मैं गया था। वहां पर दर्शकों उस समय पर भी 2008 में भी पानी की बोतल 15 रुपए की आती थी और जूस की बोतल 13 रुपए की आती थी। मैं तभी सोचता था कि पानी महंगा है, जूस सस्ता है, और उस समय हिंदुस्तान से कंपेयर करता था तो यहां पर जो जूस में मैं 13 रुपए की बात कर रहा हूं, यहां पर 35-40 रुपए का एक गिलास हुआ करता था। मैं अनार जूस की बात कर रहा हूं दर्शकों। मैं सोचता था क्या हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वहां की कृषि व्यवस्था इस तरह की हो जैसा यहां का किसान कम दाम में फसल बेच करके भी पैसा कमा रहा है और आम इंसान को भी खाने पीने की चीजें सुलभता से उपलब्ध हो पा रही है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है क्या? आज भी हिंदुस्तान के अंदर कितने % लोग हैं जो रोज अपने खाने में फल इस्तेमाल करते हैं? आज भी हिंदुस्तान के अंदर फल एक लग्जरियस चीज है जो हम किसी से मिलने जाते हैं तो भेंट स्वरूप लेके जाते हैं। आप कभी सब्जी लेकर गए हैं किसी से मिलने, कि किसी बीमार से मिलने गए हो और आप हरी सब्जियां लेके गए हो, लेकिन आप फ्रूट्स लेकर जाते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि फ्रूट्स आज की डेट में भी एक अहमियत रखता है एक आम इंसान के लिए। यह स्थिति आज हमारे हिंदुस्तान की है। यह बात मैंने आपको 2008 की बताई। 2012 के अंदर मैं दुबई एक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां पर जब एक मॉल में मैं घूम रहा था तब वहां मैंने मॉल के अंदर एक मीटर बाय 1 मीटर का एक ब्लॉक देखा जिसमें कुछ टमाटर जैसी चीजें रखी हुई थी।
लुकिंग में बिल्कुल टमाटर लग रहे थे और 4 पीस का एक बंच था, यानी कि पेड़ से जैसे एक ही गुच्छे में 4 टमाटर, और सबका साइज बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसा। लुकिंग में भी एक जैसे दिख रहे थे, साइज में भी एक जैसे दिख रहे थे, यानी अगर उनका वेट करें हम तो शायद 1-2 ग्राम का फर्क होगा, बाकी वेट में भी बिल्कुल एक्यूरेट। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये शोपीस यहां पर क्यों रखे हैं, ये टमाटर जो आप लोगों ने रखे हैं आर्टिफिशियल, ये यहां क्यों रखे हैं? तो उसने मुझे कहा कि आप एक बार हाथ लगा के देखिए। मैंने जब उस चीज को अपने हाथ में उठा के देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो टमाटर थे, नेचुरल टमाटर थे, और उसकी क्वालिटी ऐसी कि आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई ऐसी फसल भी हो सकती है जहां पर एक ही साइज के 4-4 पीस का एक बंच यहां पर पैदा हो रहा है, और इतने साफ सुथरे और इतने बेहतर क्वालिटी के टमाटर, और प्राइस केवल 50 रुपए किलो। यहां हिंदुस्तान में 100 रुपए किलो टमाटर बिक जाता है डिमांड पर, लेकिन मैं 2012 की आपको बात बता रहा हूं, वहां पर वो चीज देख करके मैं दंग रह गया कि किस क्वालिटी की चीज यहां पर पैदा होती है। फ्रूट्स की अगर आप क्वालिटी देखें विदेशों के अंदर, तो ऐसी क्वालिटी होती है कि आपका खाने का दिल नहीं करेगा, उसको देखते रह जाएंगे आप। केले की क्वालिटी ऐसी, कहीं आपको एक दाग नहीं दिखेगा। वाटरमेलन ऐसा जिसमें बीज नहीं होगा। ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ये तो अब हिंदुस्तान में भी आने लग गए, लेकिन पहले लोग जानते नहीं थे। आज भी आप लोग जब शादियों में जाते होंगे तो देखते हैं आप अंगूर का साइज, लीची का साइज किस तरह के होते हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर आमों की किस्म के बारे में जानते हैं, हाफूज के बारे में जानते हैं। क्या हाफूज आम हिंदुस्तान के हर आदमी को नसीब होता है? यानी आज हम कितना पीछे हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लग जाता है। और दर्शकों, ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। 2012 के अंदर ही मैं मॉरिशस में जब गया था, तब मैंने वहां पर मेरी बहुत अच्छे लोगों से वहां बात हुई थी, क्योंकि जब मैंने वहां देखा कि हर तरफ गन्ने गन्ने के खेत थे, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि यहां कोई और फसल पैदा नहीं होती क्या? क्योंकि वहां पर इंडियंस को वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और जो वहां पर रहते हैं वो 4-5 पीढ़ी पहले इंडिया से ही गए थे। यानी जब फ्रांस का वहां पर कब्जा था, तब हिंदुस्तान से वो बहुत से लोगों को लेके गए थे, ये कहकर के कि हम वहां पर आपको रहने के लिए मकान देंगे, आपको नौकरी देंगे। ये प्रलोभन लेकर वो यहां से गए थे, और वहां ले जाकर उन लोगों ने उनसे गुलामी करवाई थी, मजदूरी करवाई थी। वही लोग बाद में उन्होंने अपने देश को आजाद कराया, और अब वहां पर वो लोग स्वतंत्र रूप से मॉरिशस में रह रहे हैं। लेकिन छोटे से द्वीप होने के बावजूद भी उन लोगों ने वहां पर गन्ने की खेती का एक रिकॉर्ड बनाया है, और पूरे विश्व को वो लोग शुगर सप्लाई करते हैं। उनकी कृषि आय इतनी जबरदस्त है जो उनके कुल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दर्शकों, ये उनकी अपनी काबिलियत के कारण से है, नीतियों के कारण से है। लेकिन जब आप बात हिंदुस्तान के किसान की करते हो, तो आज भी हम किसानों को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करो, जैविक खाद का इस्तेमाल करो। यानी किस लेवल की हम बात कर रहे हैं? जो चीज पूरी दुनिया सालों पहले आजमा के छोड़ चुकी है, आज भी हम उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, दुनिया हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात करती है। यानी कि अभी हम अपने को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। यानी हिंदुस्तान अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेगा, और दुनिया सोललेस एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ चुकी है। यानी कि जहां मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है, खाली कुछ कंपोस्ट को यूज किया जाता है और उसके अंदर खेती पैदा की जाती है। और दुनिया उससे भी आगे जा चुकी है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जहां पर पानी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। पानी के अंदर ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो फसल के लिए जरूरी होते हैं, और पाइप्स के अंदर उनकी फसल पैदा की जाती है। छत पर आप उसको उगा सकते हैं। दुनिया उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, और आज भी हमारा हिंदुस्तान का किसान ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खेती की बात करता है। आप सोचिए कि हमारा किसान आज कहां पर है। तो क्या हमारे हिंदुस्तान का किसान तरक्की नहीं करना चाहता, या उसको तरक्की का अधिकार नहीं है? लेकिन बात आती है उस तक तरक्की पहुंचे तो कैसे पहुंचे।
इजराइल के अंदर टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान के बाहर बहुत से विदेशी कंट्रियों में खेती की उन्नत टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन वो हिंदुस्तान में क्यों आएंगे? उन्हें क्या पड़ी है वो हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के किसानों की भलाई करें? और हिंदुस्तान का किसान यदि इतना संपन्न होता कि वहां जाकर वो टेक्नोलॉजी यहां ला पाता, तो फिर किसानों की दुर्दशा की बात ही हम नहीं कर रहे होते। किसान वहां जा नहीं सकता, वहां की टेक्नोलॉजी यहां आ नहीं सकती, सरकार पहुंचाए। सरकार का अपना कृषि बजट ही कितना है जो किसानों तक ये चीज पहुंचा पाए? हम आज भी किसानों को पूरा पानी नहीं दे पा रहे, पूरा बीज खाद नहीं दे पा रहे। टेक्नोलॉजी की बात तो बहुत दूर की है। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि जो हिंदुस्तान के अंदर कृषि संसाधनों की इतनी बड़ी आपूर्ति कर सके। एक कार के लिए आपको लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन आसानी से नहीं मिल सकता। आप अपने घर में बिजली का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं, लेकिन एक किसान को बिजली के कनेक्शन के लिए कितनी परेशानियां सहन करनी पड़ती है किसान ही जानता है। बीज लगाते समय परेशानी, खेती करने में परेशानी, फसल पैदा हो जाए तो उसे बेचने में परेशानी, बेचने जाए तो दाम नहीं मिलते, दाम मिल जाए तो कभी सूखे की मार, कभी बाढ़ की चपेट में। आखिर इन परिस्थितियों से बाहर निकले तो कैसे निकले? तो क्या यहां पर एक ऐसे सेतु की आवश्यकता नहीं है जहां पर हम हिंदुस्तान के किसान को दुनिया के किसान के सामने खड़ा कर सकें, उनको उस मुख्य धारा में शामिल कर सकें? और ये प्रयास तो हमें करने ही पड़ेंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार हम भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस पे पहल नहीं हुई है। बहुत से आईआईटी पढ़े हुए बच्चे अब इस चीज को समझ चुके हैं कि खेती के अंदर कितनी कमाई है और कितनी ग्रोथ है। ऐसे में वो लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अपना रहे हैं, सोललेस एग्रीकल्चर प्रोसेस अपना रहे हैं, ऐसी खेती कर रहे हैं जिनके फल हम विदेशों से आयात करते हैं, वो यहीं पर पैदा करके उसकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा लाभ भी हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सैफरन यानी कि जिसे हम केसर कहते हैं, स्पेन से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है और कश्मीर में भी पैदा होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर यूपी के किसानों ने भी यहां पर बहुत अच्छा काम किया है और वो अब केसर उगाने लगे हैं। यानी केसर की एक ऐसी प्रजाति डेवलप हुई है जो गर्म जगह पर भी अपनी फसल देने में कामयाब रही है। लिहाजा जो केसर पहले 250 रुपए ग्राम हुआ करती थी, आज वो केसर 100 रुपए ग्राम है और आसानी से उपलब्ध है। उसी ब्रांड की केसर उपलब्ध है। मैं कोई क्वालिटी के समझौते की बात नहीं कर रहा हूं। जो ब्रांडेड केसर उस समय 250 रुपए में मिला करती थी 1 ग्राम की, आज वो 100 रुपए पर ग्राम में भी उपलब्ध है। लेकिन ये तब संभव हो पाया जब किसानों तक वो चीज पहुंची। ऐसे में परिवर्तन तो होंगे, लेकिन अगले 25, 30, 40 सालों तक हम इंतजार करते रहे किसानों के लिए, ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ऐसे में सुधार की गुंजाइश तो है और सुधार होना ही चाहिए। ये बात सही भी है, ये समय की मांग भी है और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता यही चाहती है। अब यदि हमें सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं अच्छे लोगों को साथ लेकर के, समझदार लोगों को साथ लेकर के, अनुभवी लोगों को साथ लेकर के आप खुद अपना प्रस्ताव बनाकर सरकार को दीजिए कि हमारी दुर्दशा को सुधारने का ये एक रोड मैप है, इसे आप तैयार करिए। अगर फिर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार आपके साथ धोखा कर रही है। सुधार आपकी आवश्यकता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, लेकिन सुधार आवश्यक है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हम में किसी को भी माफ नहीं करेगी कि पूरी दुनिया के अंदर हर वर्ग संपन्न हुआ है, लेकिन किसान आज भी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर वो आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहां पर आपको और कहना चाहूंगा। हालांकि मैं कभी किसी को कोट नहीं करता, लेकिन यहां करना जरूरी है। बिहार के एक शिक्षक हैं
जिन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर ये बात कही, 2 साल किसान अन्न पैदा ना करें, सिर्फ इतना पैदा करें कि जो उसकी जरूरत का हो। देखिए सरकार कैसे आपके दरवाजे पर आती है। भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या किसान इतना संपन्न है कि वो इतना अनाज पैदा कर लेता है कि उसको बेच देता है तो बहुत पैसे वाला बन जाता है? आज जितना अनाज उगा रहा है उसको बेचने के बाद भी वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा उगाओ, अपने लिए उगाओ, बाकी मत उगाओ। 2 साल कहां जी रहे हैं भाई आप? भावनाओं में बह करके बात करना ठीक नहीं होता है। अगर किसी की समस्या है तो उस समस्या का समाधान उसे दिया जाना चाहिए। ये कोई समाधान नहीं हो सकता किसान अन्न पैदा करना छोड़ दे, अकाल पड़ेगा, भुखमरी फैलेगी, दाम महंगे हो जाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अरे 2 साल मजाक होता है क्या? कोरोना को अभी 8 महीने हुए हैं। उस 8 महीनों के अंदर उसने हमारी ये हालत कर दी। सोचिए अगर 2 साल ये कोरोना चले तो आपकी हमारी क्या हालत होगी? कितनी आसानी से हमने कह दिया 2 साल गेहूं मत पैदा करो, फसल मत पैदा करो, अपने लिए पैदा करो। जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल अनुभव होना बहुत जरूरी है। किताबों को पढ़कर एग्जाम के लिए क्वेश्चंस तैयार कराना अलग अनुभव है और जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव अलग चीज है। किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता भी चाहती है। कोई ये नहीं चाहता कि प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए या किसी और की तरफ से आए, किसी की भी तरफ से आए, किसानों की तरफ से आए, लेकिन उनकी सुधार के लिए कोई बात तो करे, कुछ रिफॉर्म तो हो, टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचे तो सही, उन्नत किस्म की खेती वो करना तो सीखें, उन्हें अपनी फसल का, उपज का पूरा दाम तो मिले। हालात ये है, एक साल वो फसल उगाता है, ज्यादा हो जाती है, लहसुन 10 रुपए किलो बिकता है। किसान कहता है इस साल नहीं बोऊंगा, अगले साल वही लहसुन 150 रुपए किलो बिक जाता है। जिस किसान को बेचारे को ये नहीं पता कि इस साल कितनी फसल कहां पैदा हो रही है और मुझे वो फसल उगानी चाहिए या नहीं उगानी चाहिए, वो इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहा है, उसे आप इतनी बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल ऐसा मत करो, आपके पास ऐसा हो जाएगा सरकार। ये अब समझदार इंसान है, खुद सोचिए। समस्या का समाधान सकारात्मक होना चाहिए। हम सब किसानों के साथ हैं और चाहते हैं कि किसानों को उसकी समस्या का समाधान मिले, लेकिन वक्त अब पहल करने का है, कदम पीछे बढ़ाने का नहीं है। यानी सुधार होने ही चाहिए, चाहे सरकार करे, चाहे किसान स्वयं की तरफ से कोई प्रस्ताव लाए या जनता अपने सुझाव दे, लेकिन इस पर खुली डिबेट होनी चाहिए और किसानों के भले के लिए काम होना ही चाहिए। चाहे फिर उसके लिए थोड़े समय के लिए किसानों के प्रस्ताव के आने तक हमें इंतजार करना हो, चलेगा, लेकिन समाधान होना जरूर चाहिए। ये वक्त की मांग है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने यहां पर हालांकि बहुत ही मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी यदि मेरी किसी बात से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक है कि जो हमारे किसान भाई लोग सर्दी में वहां पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिले, उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, भारत की तरक्की में भी वो अपना योगदान दें, तभी तो हमारा ये नारा सफल होगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।